पर एग्रीगेटेड है, मैं वीक है उसमें भी पास तो होना ही होना है ना। जेन्युइनली ऑल द सब्जेक्ट्स डिजर्व इक्वल अटेंशन। अगर तुम मतलब 6 घंटे पढ़ रहे हो तो 1.5 आवर टू ईच, ऐसे होना चाहिए। ऐसे प्लीज बिल्कुल नहीं करना कि जो मुझे पसंद है उसे मेरे से पढ़ा लो जितनी देर मर्जी, और जो नहीं पसंद उसकी बारी नहीं आ रही। मैथ की बारी आएगी नहीं ज्यादातर बच्चों की फिर। तुम्हारी लॉ की नहीं आती, लॉ नहीं पसंद तुम्हें? इंटरेस्टिंग है। तूने मेरे से शुरू से नहीं पढ़ा ना, लॉ बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या? तो तुम आर्ग्यूमेंटेटिव नेचर के हो? वो तो कंपल्सरी है ना लॉयर बनने के लिए। डोर क्लोज करो प्लीज। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट हो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में प्लीज कंफर्म मी। इस पे ही। हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक तो सेक्शन 24 ही पढ़ा था, गुड सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। इस केस में किस मोमेंट में हमें पता चलता है कि गुड सेल हो गई, गुड एक्सेप्ट हो गई? 3 केसेस हमने पढ़े थे। जब एक पर्सन एक्सप्रेस करते अपनी एक्सेप्टेंस, या फिर उसके कंडक्ट से इम्प्लाइड हो जाए। कंडक्ट क्या हो सकता है? उसने थर्ड पार्टी को सेल कर दी, या फिर उसने किसी को प्लेज पे दे दी। और लास्ट पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था टाइम लैप्स। अगर कोई टाइम अग्री हुआ था, जब वो टाइम कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई भी टाइम अग्री नहीं हुआ था तो ऑन लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम। प्लीज कोई आपस में बातें नहीं करेगा, सब यहाँ पे फोकस करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन किया था नेमो दे कॉनो हैबे। नेमो दे कॉनो हैबे का मतलब क्या होता है? दैट नो वन कैन कन्वे अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज। जो चीज एक पर्सन के पास खुद नहीं है वो किसी और को भी नहीं दे सकता। तो अगर मैं किसी चीज की वैलिड ओनर नहीं हूं, मैं आपको भी वैलिड टाइटल नहीं दे सकती। पर कई बार ऑन द बेसिस ऑफ कि मेरे पास गुड्स का पोजेशन है और आप गुड फेथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, हम इसे वैलिड बना देते हैं। तो जितने भी पॉइंट्स हमने लिखे थे, आप देखोगे सब में एक चीज आ रही होगी, गुड फेथ। और एक वर्ड आ रहा होगा कि जिसने गुड खरीदी है उसने गुड फेथ पे खरीदी, बायर की ड्यूटी थी गुड फेथ में काम करना। और जिसने सेल की है उसके पास क्या है? गुड्स का पोजेशन, चाहे टाइटल नहीं है पर पोजेशन। तो हमने पॉइंट्स याद किए क्या क्या एक्सेप्शंस है। अगर मर्सेंटाइल एजेंट सेल कर रहा है, अगर को ओनर सेल कर रहा है, अगर सेलर इन पोजेशन है, बायर इन पोजेशन है, या फिर कुछ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद कुछ स्पेशल तरह के केसेस हम लोगों ने किए। अगर कोई भी फाइंडर ऑफ गुड्स है, कोई पॉनी है, ऑफिशियल लिक्विडेटर है, अनपेड सेलर है, या फिर उसने बाय कंडक्ट ये शो किया कि मैं गुड्स का ओनर, मैं इसे ऑथराइज कर रहा हूं, राइट? अब इस टॉपिक में जो चीजें बची वो उस पे आते हैं। सबसे पहले मेरे साथ रीड करेंगे सेक्शन नंबर 25 ऑन। हाँ जी। रेजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। ये जो सेक्शन है ये प्रिजर्व करता है राइट ऑफ डिस्पोजिंग द गुड्स टू सिक्योर दैट प्राइस इज पेड बिफोर द प्रॉपर्टी इन गुड पासेस टू बायर। बच्चे कई बार क्या होता है, एक्स ने वाई को गुड्स डिलीवर तो कर दी, बट उसने बोला कि प्रॉपर्टी तब ट्रांसफर होगी जब तुम पेमेंट करो। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रेजर्वेशन ऑफ राइट टू डिस्पोज। इसी को ये और किस तरीके से बोल सकते हैं? सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न। हमने किसी को गुड्स भेजी है, उसे डिलीवर कर दी, पर हमने बोला कि गुड्स को डिस्पोज करने का, कि गुड्स के ऊपर जो भी राइट्स हैं वो अभी भी मेरे पास ही हैं। वो सारे राइट्स तुम्हें तब ट्रांसफर होंगे जब तुम इसका प्राइस पे कर दोगे। तो ये सेक्शन आपको प्रिजर्व करवाता है, प्रोटेक्शन देता है कि जो गुड्स का डिस्पोजल का राइट है वो आपके पास ही रहेगा। क्यों बनाया गया ये सेक्शन? ये सेलर की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया कि जब तक तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे तब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी।
अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है स्पेसिफिक गुड्स के लिए, या फिर गुड्स बाद में अप्रोप्रिएट हो गई, पहले असर्टेन थी, पहले अनसर्टेन थी, बाद में असर्टेन हुई है, तो सेलर बाय टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिजर्व कर सकता है अपने पास राइट टू डिस्पोज द गुड्स, जब तक कि कुछ कंडीशंस पूरी ना हो। ऐसे केस में जब तक वो, in such a case, in spite of the fact that goods have been delivered to buyer or carrier or other bailey, the property will not pass जब तक कि वो कंडीशंस पूरी ना। आसान। तो एक्चुअली कोई नया टॉपिक ही नहीं है, सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न ही। सेल फॉर कैश ओनली रिटर्न में हमें साफ साफ क्या पता चलता है कि जब तक तुम पैसे नहीं दोगे तब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। यहां पर कोई और कंडीशन भी हो सकती है, मैं कोई भी कंडीशन लगा सकती हूँ कि जब तक तुम ये काम नहीं करोगे प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। इट कैन बी एनी कंडीशन, राइट। कहते कैसे पता कैसे चलता है कि किसी पर्सन के पास ये राइट है कि उसने बोला है कि मैं तुम्हें गुड्स तो दे रहा हूं, तो प्रॉपर्टी तब ट्रांसफर करेगी होगी जब तुम कंडीशन बताओ। तो उसके लिए उन्होंने हमें बोला इन दो केसेस में एज्यूम किया जाता है कि तुम्हारे पास ही राइट। अगर कहते किसी भी पर्सन ने गुड्स शिप की है या फिर रेलवे वालों को दे दी है, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडओवर की है फॉर कैरेज, एंड बिल ऑफ लेडिंग या रेलवे रिसीट आपको मिला है, goods are deliverable to the order of seller or agent, then seller will prima facie be deemed to have reserved the right of disposal। समझ आई बात। कहते अगर आपने गुड्स बाय रेलवेज भेजी और साथ में आपको रेलवे रिसीट भी मिल गई है और आपने उसमें साथ में ये लिख दिया कि जो गुड्स हैं वो कब डिलीवर करनी है, एज पर ऑर्डर ऑफ, कि जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक इन गुड्स को डिलीवर ही नहीं करना है, तो इसका मतलब कि सेलर ने अपने पास क्या रख रखा है, राइट टू डिस्पोज। अगर सेलर ने कोई बिल ड्रॉ किया एंड गुड्स के साथ ही वो बिल भी भेज दिया, तो उस केस में जब तक वो पर्सन उस बिल की एक्सेप्टेंस नहीं देगा तब तक गुड्स की प्रॉपर्टी भी क्या नहीं होगी, ट्रांसफर नहीं होगी। मैं लिखवाती हूँ मैं एक बार, लिखो मेरे साथ सेक्शन नंबर 25। reservation of right of disposal। sometimes a seller may reserve the right of disposal of goods until certain conditions are met। मनवीर कब आ रही है? कई बार सेलर अपने पास रिजर्व करता है राइट ऑफ डिस्पोजल जब तक कि कंडीशंस पूरी ना हो। 10 property does not pass to buyer even if goods have been delivered। वैसे हमने सेक्शन नंबर 18 में पढ़ा था। सेक्शन नंबर 18 में क्या था कि जब भी जो भी स्पेसिफिक गुड्स होती हैं, जब ये डिलीवरेबल स्टेट में आ जाती हैं, जैसे ही अब आप गुड्स को डिलीवर कर दोगे, चाहे बायर को, चाहे उसके एजेंट को, चाहे उसके कैरियर को, साथ के साथ ही प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ट्रांसफर। अब हम कह रहे हैं कि गुड्स डिलीवर भी कर दी हमने, फिर भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। कई बार सेलर क्या कर सकता है, कोई भी कंडीशन लगा सकता है। मेरे मन में कोई भी चीज आई, लेट्स से मैंने आपको बोला कि मैं आपको सीए फाउंडेशन की बुक्स भेज रही हूँ, बट जब तक आप आईसीआई पे रजिस्टर नहीं करोगे आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। आप इन बुक्स को सैंपल की तरह रख तो सकते हो, पर जब मुझे आपका एनआरओ नंबर मिलेगा उसके बाद ही मैं मानूंगी कि ये बुक्स आपकी हैं। तो कोई भी मैं कंडीशन लगा सकती हूँ कि जब तक आप ये कंडीशन पूरी नहीं करोगे प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। ठीक है। इन टू केसेस it is assumed that seller has preserved the right of disposal। दो
केसेस में हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि जो सेलर है उसने राइट ऑफ डिस्पोजल अपने पास रखा. देयर आर टू केसेस इन विच वी प्रेज्यूम दिस. पहला केस है, ऐसे हम कब एज्यूम करके चलते हैं, अगर आपने गुड्स भेजी हैं बाय रेलवे या फिर शिप एंड specified that goods to be delivered to person having रेलवे रिसीट. रेलवे रिसीट हमने वर्ड पहली बार कहाँ सुना था? और बिल ऑफ लेडिंग ऑन ऑर्डर ऑफ सेलर. जैसे कि जब आप मेक माई डिलीवरी से क्लोथ्स मंगवाते हो, वैसे तो जैसे ही मिंत्रा से आपने सॉरी मिंत्रा से क्लोथ्स मंगवाते हो, मान लो जैसे ही आपने मिंत्रा पे ऑर्डर प्लेस किया, फिर मिंत्रा ने ब्लू डार्ट कंपनी को, कोरियर कंपनी को दे दिया इस घर पे डिलीवर कर दो. फिर उन्होंने बोल दिया कि जब आपको कैश की पेमेंट मिलेगी उसके बाद ही आपने गुड्स देनी. तो वैसे तो जैसे ही कैरियर को गुड्स दे दी, ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी चाहिए थी, पर उसने स्पेसिफिकली कंडीशन लगा दी ऑन सेलर ऑर्डर ऑफ सेलर. उन्होंने बोला जब ये पेमेंट करेगा, जब सेलर का ऑर्डर होगा, जब ओटीपी मिलेगा, तब आपने ये ट्रांसफर करनी है. तो इस केस में प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होगी? जब ये कंडीशन पूरी हो जाए. ठीक है. या फिर सेकेंड केस, अगर गुड्स भेजी गई हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के साथ. मैंने किसी पर्सन को गुड्स भेजी, साथ में ही बिल ड्रॉ करके भेज दी. इस केस में प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होगी? प्रॉपर्टी शेल ट्रांसफर ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ सच बिल. जब वो बिल क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट हो जाए. डन. आई होप अब अच्छे से समझ आ गया. सेक्शन नंबर 25. तो उन्होंने इसी चीज को और आगे एक्सप्लेन किया. कहते कहते इफ ही रॉन्गफुली रिटेन्स द बिल ऑफ ट्रेडिंग और रेलवे रिसीट, प्रॉपर्टी डज नॉट पास टू हिम. जब तक वो बिल साइन करके नहीं देगा प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी. सेक्शन 25 डील करता है कंडीशनल अप्रोप्रिएशन के साथ, पर सेक्शन 23 में क्या था? अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन. वहां पे हमने पढ़ा था कि कोई कंडीशन नहीं लगाई, आपने गुड्स को डिलीवर कर दिया. तो इसलिए वहां पर सेक्शन 23 में अनसर्टेन गुड्स में प्रॉपर्टी साथ के साथ ही डिलीवरी के ट्रांसफर हो जाती थी. यहाँ पे अभी ट्रांसफर नहीं हो रही है, एक कंडीशन. सेक्शन 26 हम बहुत देर से डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग क्विकली रीड करो. कोई भी डाउट हो तो मुझे बताओ.
क्या चाहिए? सेक्शन 26 ने हमें बोला lays down an exception to the rule that risk follows ownership. कहते हैं आमतौर पे तो क्या होता है, रिस्क किसके साथ साथ जाता है? ओनरशिप के साथ. It provides that where delivery of goods have been delayed through the fault of buyer or seller. कहते हैं मान लो गुड्स की डिलीवरी किसी एक पर्सन की गलती की वजह से लेट हुई है, बायर की गलती की वजह से गुड्स टाइम पे डिलीवर नहीं हुई, सेलर की गलती की वजह से गुड्स टाइम पे डिलीवर नहीं हुई. गुड्स आर एट द रिस्क ऑफ द पार्टी इन फॉल्ट. अब जिस पर्सन की गलती है वही उसका लॉस बियर करेगा. जैसे अच्छा क्वेश्चन है, मैं इससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी देती हूँ जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया. लेट से मैंने शुगर ऑर्डर की, मेरा शुगर का बिजनेस है, मैंने 100 kg ऑफ शुगर ऑर्डर की. मैं कंपनी ने मुझे बोला कि मैम आपका ऑर्डर रेडी है, आप पिकअप कर लो. मैंने कहा ठीक है, मैं आई कम आफ्टर 2 days और मैं गोडाउन से पिक कर लूंगी आफ्टर 2 days. मैं 2 दिन के बाद गई नहीं. कंपनी ने मुझे फिर से बोला कि मैम हमें गोडाउन में स्पेस चाहिए बाकी के ऑर्डर्स के लिए, तो हम आपका सामान फैक्ट्री के बाहर रख रहे हैं, गोडाउन के बाहर रख रहे हैं, आप आके पिक कर लो. मैं फिर भी पिक करने नहीं गई एंड बिकॉज ऑफ रेन गुड्स डैमेज हो गए. अब वैसे क्या इस केस में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है? अगर देखें तो जब तक गुड्स की डिलीवरी नहीं हुई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई. बट डिलीवरी क्यों नहीं हो रही? बिकॉज ऑफ फॉल्ट ऑफ बायर. मेरी गलती थी, उनकी तरफ से तो सारा काम पूरा हो ही चुका. तो इस केस में लॉस किसका होगा? बायर. तो वैसे तो रिस्क किसके साथ ट्रांसफर होता है? प्रॉपर्टी के साथ. और प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होती है? जब गुड्स की डिलीवरी हो जाए. पर कहते हैं अगर डिलीवरी किसी एक पर्सन की गलती की वजह से नहीं होनी तो लॉस भी उसी पार्टी. ठीक है, मैं इसे लिखवा भी दूंगी, दोबारा रीड भी कर लो अगर किसी को डाउट है तो. वैसे जहां पे मुझे बताओ, इसी के लास्ट लाइन after that you go there and buy those कुछ स्पेसिफिक केस है जैसे कि सेलर इन पोजीशन, वो सिर्फ स्पेशल केस है. का सेकंड पॉइंट ऑप्शन वाला जो भी क्लियर है सब. ना आराम से कवर करो, नथिंग टू हरी. ये हाँ जी, देखो बच्चे, एक टॉपिक आया बीच में, ऑक्शन. ऑक्शन का मतलब क्या होता है? नीलामी करना ना.
जिसमें लोग बिडिंग करते हैं। लेट से मैं कोई स्पेशल चीज सेल करना चाहती हूँ, मैं अपना फोन सेल करना चाहती हूँ, मैं आप लोगों को बोलूं कि आप बिडिंग करो, तो जो भी हाईएस्ट बिड लगाएगा मैं उसे अपना फोन सेल कर दूंगी। एंड इस केस में पता कैसे चलता है कि मैंने किसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया? मैंने बोला मैंने फोन सेल करना है, आप सब लोग अपनी अपनी तरफ से प्राइस बोलोगे, कैसे पता चलेगा कि मैंने आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया? तो ऑप्शन के केस में फॉल ऑफ हैमर, तो जब 3 बार हैमर फॉल करता है उस टाइम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है। कहते एक बिड की गई फॉर एंटीक पेंटिंग एट सेल बाय ऑक्शन, नेक्स्ट चैप्टर में हमें ऑक्शन टॉपिक भी आएगा। उस बिड में एक ऑक्शनियर ने स्ट्रक कर दिया हैमर टू सिग्निफाई एक्सेप्टेंस ऑफ द बिड। लेट से मैं यहाँ पे टेबल पे हैमर फॉल कर रही हूँ, मैंने 3 बार हैमर फॉल किया कि ये वाली पेंटिंग मैंने सेल कर दी, लेट से राधिका। जब मैंने ऐसे किया बाय एक्सीडेंट एंटीक ही डैमेज हो गया, जो आइटम सेल हो रही थी उसी के ऊपर कुछ गिर गया और वो डैमेज हो गया। जो ये लॉस है, कहते हैं लॉस किसका है? सेलर का, क्योंकि अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर ही नहीं हुई थी। कहते पर इस रूल की कुछ एक्सेप्शंस हैं, कंडीशंस हैं। क्वालिफिकेशन मतलब होता है कुछ कंडीशंस है इसकी। क्वालिफिकेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? कंडीशन। पता है आपको कि क्वालिफाइड वर्ड का मतलब कंडीशन होता है? कहाँ बताया था मैंने? पर पता होना चाहिए, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया उनको बताना था। नहीं याद आ रहा? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस क्या होती है? हाँ, पढ़ा था ना हमने। काउंटर ऑफर को क्या बोलते हैं? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस ना। एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनक्वालिफाइड, वहां पे हमने याद किया था ना, कोई कंडीशन नहीं लगा सकते एक्सेप्टेंस मिस्टेक को। कहते वैसे तो ये रूल्स पूरे होंगे पर इसकी दो कंडीशंस हैं। अगर जो डिलीवरी है वो डिले की जा रही है सेलर या बायर की गलती की वजह से, प्रॉपर्टी तब तक द गुड्स विल बी एट रिस्क ऑफ द पार्टी इन डिफॉल्ट एज रिगार्ड लॉस विच माइट नॉट हैव अराइजन बट फॉर द डिफॉल्ट। कहते अगर कोई ऐसा लॉस है जो कि इस गलती की वजह से हुआ है, मैंने टाइम पे गुड्स नहीं ली इसलिए शुगर बारिश में खराब हो गई, तो सिर्फ इस गलती की वजह से लॉस हुआ, तो ये गलती मेरी थी तो लॉस भी किसका होगा? मेरा। सेकेंड कंडीशन, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ सेलर और बायर एज बिल्ली ऑफ गुड्स। कहते सेलर और बायर की कुछ ड्यूटीज होती हैं एज बिल्ली। मान लो गुड्स मैंने खरीद ली, पर जो सेलर है सेलर के पास गुड्स पड़ी है, तो हमारे बीच में एक बेलमेंट का भी कॉन्ट्रैक्ट है। गुड्स तो उसने मुझे सेल कर दी, पर मेरी गुड्स उसके पास पड़ी हैं, तो हमारे बीच में क्या है? एक बेलमेंट का भी कॉन्ट्रैक्ट है। इस केस में अगर वो बेली वाले राइट्स एंड ड्यूटीज पूरे नहीं करेगा तो उस चीज में लॉस उसका होगा। ठीक है, मैं लिखवाती भी हूँ इसे और सेम एग्जांपल के साथ ही लिंक करके बताती हूँ। सेक्शन 26, रिस्क फॉलोज ओनरशिप। अब हम नए तरीके से लिख रहे हैं, एज्यूमिंग दैट आपको याद हो चुका है, रिस्क एंड रिवॉर्ड पासेस विद ओनरशिप। तो अब हमने उसे लिखा रिस्क फॉलोज ओनरशिप। दो एक्सेप्शन है इसकी, या फिर इसे ही एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसकी दो क्वालिफिकेशन। पहली एक्सेप्शन क्या है? डिलीवरी ऑफ गुड्स is not made due to fault of either buyer or seller। कहते मान लो डिलीवरी किसी एक पर्सन की गलती की वजह से पेंडिंग है, बायर की गलती की वजह से डिलीवरी पेंडिंग है या सेलर की गलती की वजह से पेंडिंग है। इन केस ऑफ लॉस, द पार्टी एट डिफॉल्ट shall bear the loss।
सेकंड है सेलर इन पोजेशन इज ऑल्सो बिली ऑफ गुड्स। बेली क्या होता है? मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ही बताया था। बेलमेंट क्या होता है? जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी कोई गुड्स देता है किसी स्पेशल पर्पस के लिए और उसे बोलता है ये पर्पस कंप्लीट करके मेरी गुड्स मुझे रिटर्न कर दे। मैं एक लैपटॉप लेने गई, मैंने लैपटॉप खरीद लिया, मैंने सारी पेमेंट भी कर दी, उन्होंने मुझे बिल भी दे दिया। अब मैंने उन्हें बोला कि मुझे इसमें कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवानी है, तो मैंने अपना लैपटॉप सेलर को ही पकड़ा दिया। तो यहाँ पे वैसे तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है, पर लैपटॉप उनके पास ही पड़ा है। वो क्या बन गए? सेलर इन पोजेशन। अब उनकी कुछ और एडिशनल ड्यूटीज हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बेली की कुछ ड्यूटीज बताई जाती है। कहते हैं यहाँ पर बेली वाली ड्यूटीज किसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगी? सेलर इन पोजेशन। if there is any loss due to fault of belly, he must bear the same। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई हो गया। सिमिलरली सेम रूल लिख लो बायर इन पोजेशन। बस सिमिलरली बायर इन पोजेशन वर्ड लिख लो। सिमिलरली बायर इन पोजेशन। तो आज हम लोगों ने अभी तक दो नए टॉपिक्स किए। पहला नया टॉपिक किया हम लोगों ने सेक्शन 25 कि आपने रिजर्व कर लिया है राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स। कोई भी कंडीशन लगा सकते हो कि चाहे मैं डिलीवरी कर रहा हूं, प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करना। एंड दो कंडीशंस में हम एज्यूम करके चलते हैं कि सेलर ने ये कंडीशन लगाई हुई है। पहला, अगर उसने गुड्स शिप कर दी हैं पर उसने बोला कि डिलीवर तभी करनी है जब मैं ऑर्डर दूंगा, डिलीवरी इज टू बी मेड ऑन ऑर्डर ऑफ सेलर। सेकेंड, जब आपने गुड्स की डिलीवरी की उसके साथ ही आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी ड्रॉ करके भेज, जब तक वो पर्सन उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं। सेक्शन 26 अभी तक हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं कि रिस्क प्रॉपर्टी के साथ ही ट्रांसफर हो जाता है, पर दो एक्सेप्शंस हैं। अगर डिलीवरी नहीं हो रही है किसी एक पार्टी की गलती की वजह से, तो लॉस भी उसका ही है, चाहे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है चाहे नहीं, जिसकी गलती है उसी का लॉस है। सेकेंड केस, जो सेलर इन पोजेशन होता है या बायर इन पोजेशन होता है, वो सेलर बायर के अलावा उनका एक और रिलेशनशिप होता है बेलर एंड बेली वाला। उन्होंने बेली वाली ड्यूटीज भी पूरी करनी है, अगर उनकी वजह से कोई लॉस होगा तो वही उसे बियर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं। एक स्टूडेंट को नेक्स्ट एग्जांपल में भी डाउट है। ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ 100 बेल्स सेल करने के लिए कॉटन। उसने बोला मैं गुड्स की डिलीवरी करूंगा फिर। बी ने गुड्स की डिलीवरी ले ली पार्ट ऑफ द कॉटन, लेट से उसने 60 यूनिट्स की डिलीवरी ले ली, बट मेड अ डिफॉल्ट इन एक्सेप्टिंग द रिमेनिंग। उसने 40 की नहीं ली टाइम। लेट से मैंने 200 केजीज शुगर परचेज की थी, मैंने 80 केजीज तो ले लिए, बाकी मैंने कहा कि नेक्स्ट राउंड में मैं पिकअप कर लूं। कॉन्सिक्वेंटली जो कॉटन है वो अनफिट हो गई फॉर यूज। इसमें लॉस कौन बियर करेगा? क्या समझ आ गया? सबको क्लियर है या कोई डाउट है? It should, however, be remembered that general rule will not affect the duty or liability of either seller or buyer as bailey of goods। अगर उनकी कोई ड्यूटीज थी एज बेली, वो तो अप्लाई होंगी होंगी चाहे रिस्क पास ऑन हो चुका है। It is their duty to take care of the good as a man of ordinary prudence would have। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के रूल्स क्या है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, कोई भी पॉइंट एक केस स्टडी की तरह पूछा जा सकता है। जैसे कोई भी नई चीज हो सकती है ना कॉन्ट्रैक्ट में। कई बार ऐसा होता है कि अमेजोन पे लेट से मैंने व्हाइट कलर का फोन ऑर्डर किया था बट उन्होंने ब्लैक डिलीवर कर दिया। मैंने 3 आइटम्स ऑर्डर की थी पर अभी सिर्फ एक ही आइटम आई है। तो इन सारे केसेस में हम क्या कहेंगे? प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होगी? जब कुछ डिफरेंट चीज हो गई। तो टॉपिक है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कहते हैं परफॉर्मेंस का पहले तो मतलब ही क्या है? परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि जो आपकी ड्यूटी बनी थी आपने वो ड्यूटी पूरी कर दी, यही मतलब होता है ना। जैसे कि हम लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं आपको सीए की कोचिंग दूंगी, तो जब मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर दिया मेरी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया। जब आपने अपनी पूरी फीस पे कर दी आपकी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया।
तो सेल के केस में कॉन्ट्रैक्ट कब परफॉर्म होगा? सेलर ने क्या कुछ करना होता है, गुड्स की डिलीवरी करनी होती है, और बायर ने क्या करना होता है, प्राइस। जब ये दोनों लोग अपनी अपनी ड्यूटी पूरी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो जाएगा। कहते हैं परफॉर्मेंस का मतलब है डिलीवरी बाय सेलर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द गुड्स एंड पेमेंट ऑफ द प्राइस बाय बायर एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो भी तुम्हारे टर्म्स थे गुड्स को लेके, प्राइस को लेके, जब वो काम कर दोगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परफॉर्मेंस। डिलीवरी क्या होता है हमें पहले से ही पता है, फर्स्ट चैप्टर से ही। डिलीवरी मतलब होता है वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। फिजिकल डिलीवरी, फिजिकल पोजेशन ट्रांसफर होना जरूरी नहीं है। कहते कुछ भी ऐसा कर दो जिससे कि सामने वाले का राइट क्रिएट हो जाए। कहते पर हाँ, डिलीवरी अनफेयर मीन्स से नहीं होनी चाहिए, डिलीवरी मस्ट बी वॉलंटरी। तो डिलीवरी एक्चुअल भी हो सकती है, सिंबॉलिक भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। फिर से दोबारा उसी टॉपिक पे आ गए कि सेलर और बायर की ड्यूटीज क्या होती हैं। कहते सेलर की ड्यूटी होती है गुड्स को डिलीवर करना, बायर की ड्यूटी होती है गुड्स को एक्सेप्ट करना और फिर उसके लिए पे करना एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद पहला रूल, यहां से रूल शुरू हुए। कहते पेमेंट एंड डिलीवरी आर कंकरेंट कंडीशंस। कंकरेंट का मतलब सेम, साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस। 99% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली होती है। मैं फोन लेने गई, क्या होगा, मैं पेमेंट करूंगी, साथ के साथ फोन करूंगी, दोनों चीजें साइमल्टेनियस होंगी। अनलेस अदरवाइज अग्रीड, अगर कोई स्पेशल रूल डिसाइड हुआ है फिर तो वो स्पेशल रूल लगेगा। अदरवाइज आप गुड्स, सेलर गुड्स की डिलीवरी करेगा, बायर उसके लिए पे करेगा। ये दोनों ही साइमल्टेनियस कंकरेंट कंडीशंस है। मतलब कि सेलर हमेशा रेडी एंड विलिंग रहना चाहिए गुड्स का पोजेशन देने के लिए, और बायर हमेशा रेडी एंड विलिंग रहना चाहिए उसका प्राइस पे करने के लिए। हमने सेम वर्ड ही पहले भी पढ़ा हुआ है, दोनों पार्टीज रेडी एंड विलिंग होनी चाहिए अपनी ड्यूटी को पूरा करने। फिर से वो इसी पॉइंट पे आ गए, डिलीवरी। डिलीवरी क्या होता है, कहते हैं डिलीवरी का मतलब होता है कुछ भी ऐसा करना जिससे अफेक्ट क्या हो कि पोजेशन ट्रांसफर हो गया, चाहे बायर को या उसके ऑथराइज्ड पर्सन हो। अफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी, पार्ट डिलीवरी का मतलब क्या होगा, ठीक है। लेट्स से मैंने 10 पिज्जाज ऑर्डर किए एंड डोमिनोज ने 3 पिज्जाज भेज दी, तो हम क्या मान के चलेंगे कि क्या पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया? नहीं, हम क्या मान के चलेंगे कि अभी 3 पिज्जाज की डिलीवरी तो हो गई, इतनी परफॉर्मेंस ही हुई है, बाकी 70% अभी काम क्या है, पेंडिंग है। बट कई बार ऐसा होता है कि जो गुड्स है वो आपस में ऐसे लिंक्ड है कि पार्ट ऑफ द डिलीवरी ही क्या बन जाता है, फुल डिलीवरी होता है, कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही कंप्लीट हो गया, कि एक तरह से पूरी प्रॉपर्टी ही ट्रांसफर हो गई। फॉर एग्जाम्पल मैं कार लेने गई, मैंने उन्हें कार के साथ बोला कि मुझे कुछ एसेसरीज भी चाहिए, उन्होंने मुझे काफी सारी चीजें दे दी और उन्होंने बोला कि मैम ये 2 आइटम्स अभी हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल नहीं है, हम आपके घर पे डिलीवर कर देंगे। इसका मतलब कि अब ऐसा तो नहीं मैं बाकी 2 चीजों के लिए कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती हूँ, प्रॉपर्टी क्या हो चुकी है, ट्रांसफर हो चुकी है। कॉन्ट्रैक्ट किस नेचर का था, नॉन सेवरेबल नेचर का था, इसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड ही नहीं किया जा सकता था। पीछे सुन ही नहीं रहे हैं बच्चे मेरी बात, अपने आप ही पढ़ लो यार, ऐसे कैसे काम चलेगा। हमें तो बहुत नींद आई है तुम्हें, तेरे टेस्ट में भी नंबर अच्छे नहीं है, नॉट क्रॉस 30, 60% मार्क्स भी नहीं क्रॉस हुए। सीरियसली पढ़ो भाई सब लोग, मैं तभी तो साथ साथ में नोट बनवाती हूँ, मुझे चार्ट फॉर्म बनवाने की जरूरत थोड़ी है। जो बुक में लिखा हुआ है मैं वही लिखवाती हूँ कि मैंने बनाया लॉ, मैंने तो नहीं बनाया, मैं वही दोबारा क्यों लिखवाती हूँ कि एक तो उससे याद हो जाएगा और तुम थोड़ा सा एंगेज रहोगे। तुम्हें भी तो जान लगानी पड़ेगी ना, सिर्फ मेरी जान से थोड़ी पास होगे। प्लीज टेक इंटरेस्ट, लिखो अब साथ में। सेक्शन 25 याद हो गया सबको? क्या टॉपिक था सेक्शन 25? रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स, गुड्स की डिस्पोजल के राइट्स सारे, ठीक है जी। एंड सेक्शन 26, सेक्शन 26 की एक्सेप्शंस। वेरी गुड। अगर किसी पार्टी की गलती की वजह से डिलीवरी नहीं हो रही है तो उसी पार्टी को लॉस बेयर करना पड़ेगा। सेकेंड, डिलीवरी तो हो गई, प्रॉपर्टी पे ट्रांसफर हो गई, पर तुम्हारे पास पोजेशन है, तुम्हारी एक ड्यूटी क्या बनती है, एज अ बेली, तो बेली वाली ड्यूटीज भी तुम्हें पूरी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट टॉपिक है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस कब होगी? जब सेलर एंड बायर दोनों अपनी ड्यूटी पूरी कर लें। सेलर की ड्यूटी होती क्या है? डिलीवरी ऑफ गुड्स एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट में एग्री किया गया था। मतलब कि अगर मान लो मैंने 10 पिज्जाज का ऑर्डर दिया, मैंने उन्हें बोला कि इसमें से मुझे 3 थिन क्रस्ट पिज्जाज चाहिए एंड कुछ चीज बस पिज्जाज चाहिए, तो ये नहीं होगा कि वो कुछ भी भेज दे उसे हम डिलीवरी मान लेंगे। जो हमने टर्म्स अग्री किए थे उन्हीं टर्म्स को जब वो पूरा करेंगे तभी हम लोग मानेंगे कि उनकी ड्यूटी पूरी हो गई है। हाँ, कर सकते, अभी लिखवाऊंगी सब कुछ, सारे पॉइंट्स आएंगे। बायर की ड्यूटी क्या होती है? एक्सेप्ट करना गुड्स को, एंड पे द प्राइस, जो भी उसका प्राइस है वो पे कर। पहला रूल है डिलीवरी एंड पेमेंट ऑफ प्राइस आर कंकरेंट कंडीशंस। दोनों ही कंकरेंट कंडीशंस हैं अनलेस अदरवाइज अग्रीड। जैसे कि पार्टनरशिप एक्ट में अगर रेशियो 5:3 डिसाइड किया है फिर तो वही लगेगी। अगर कुछ भी डिसाइड नहीं किया तो क्या बन जाती है? इक्वल। बिल्कुल सेम वही बात है, कहते हैं अगर कुछ और अग्री नहीं किया हुआ। आमतौर पे क्या होता है, 99% आप लोगों ने आज तक लाइफ में जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स किए होंगे सब में साथ के साथ ही प्राइस पे किया होगा। डिलीवरी एंड पेमेंट ऑफ प्राइस दोनों ही कंकरेंट कंडीशंस हैं। जिसे कंकरेंट का मीनिंग याद नहीं रहेगा उसे पता होना चाहिए कि मैं भूल जाता हूँ, वो लिखे साइमल्टेनियस। सेकेंड, क्या अफेक्ट होगा पार्ट डिलीवरी को? मतलब पार्ट डिलीवरी मतलब उसने पूरा सामान नहीं भेजा, कुछ गुड्स भेजी। तो पहले तो अगर किसी पर्सन ने कुछ गुड्स भेजे हैं, कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया, मैंने बोला था 10 पिज्जाज पर उन्होंने सिर्फ 3 ही भेजे, तो इस केस में क्या हो सकता है? मैं पार्ट डिलीवरी को एक्सेप्ट भी कर सकती हूँ, तो बायर के पास राइट है इसे रिजेक्ट करने का। ठीक है, मान लो मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ। इफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन सेवरेबल, अगर कॉन्ट्रैक्ट नॉन सेवरेबल नेचर का है, नॉन सेवरेबल मतलब जिसे दो टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता, पार्ट डिलीवरी इज इक्वल टू फुल डिलीवरी, तो हम ये मान के चलेंगे कि सारी गुड्स की प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई। चाहे मुझे मिली तो कुछ गुड्स ही अभी, पर प्रॉपर्टी सबकी ट्रांसफर हो गई। देखो, कहते अ डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ द गुड्स इन प्रोग्रेस ऑफ डिलीवरी ऑफ होल। आपको कुछ गुड्स दी हैं, अभी बाकी सारी रास्ते में ही है, उसका सेम वही इफेक्ट होगा फॉर द पर्पज ऑफ पासिंग द प्रॉपर्टी एज डिलीवरी ऑफ होल, कि जैसे सारी की ही डिलीवरी हो गई है। बट डिलीवरी ऑफ पार्ट जिसमें आपका इंटेंशन है उसे सेवर करना, अलग करना बाकी लॉट से, डज नॉट ऑपरेट एज डिलीवरी ऑफ रिमेंड। जैसे उन्होंने एग्जांपल दी, कहते मान लो जो गुड्स हैं वो वॉर्फ पे पड़ी हैं और उसे लॉट्स में सेल किया जाता है। सेलर ने इंस्ट्रक्शन दी वॉरफिंगर को कि गुड्स बायर को दे दे, who had paid for them and the buyer accepted them and took away part। यहां पर डिलीवरी किस चीज की हो गई है? पूरी। राइट, बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, डिलीवरी के लिए अप्लाई करना किसकी ड्यूटी है? मतलब कि अगर कुछ और अग्री नहीं हुआ तो डिलीवरी कौन क्लेम करेगा, किसकी ड्यूटी है डिलीवरी क्लेम करना? बायर की।
कहते अगर कुछ और अग्री किया है फिर तो वही रूल लगेगा, अपार्ट फ्रॉम एनी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट अदरवाइज सेलर की कोई ड्यूटी नहीं बनती कि गुड्स को डिलीवर करे। हमेशा किसकी ड्यूटी बनेगी? बायर की ड्यूटी बनेगी। मतलब कि आमतौर पे अगर हम कोई गुड्स ऑर्डर कर रहे हैं, क्या वो होम डिलीवरी ऑर्डर होता है? नहीं। आमतौर पे क्या होता है, हम गुड्स खरीदने जा रहे हैं, डिलीवरी क्लेम करना हमारी ड्यूटी है, पर हम जोमेटो पे जाके स्पेशली सिलेक्ट करते हैं कि नहीं मुझे होम डिलीवरी चाहिए। Amazon पे स्पेसिफिकली बोलते हैं कि हाँ ये मेरा एड्रेस है, मुझे यहाँ पे डिलीवरी चाहिए। अदरवाइज अगर ऐसा कुछ भी ना हो, दो लोग कोई बिजनेस की डील कर रहे हैं, तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि डिलीवरी क्लेम करना किसकी ड्यूटी होगी? मतलब कि आमतौर पे डिलीवरी का एक्सपेंस भी कौन इनकर करेगा? बायर ही करेगा। अगर डिलीवरी के लिए अप्लाई करना बायर की ड्यूटी है, लेट्स से मैं एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे एक फ्रिज लेने गई, मैंने उनसे फ्रिज ले लिया, तो क्या मैं ये एज्यूम कर सकती हूँ कि मेरे घर भेजने तक का खर्चा वो करेंगे? वो कैरेज का एक्सपेंस किसका होगा? बायर का। क्योंकि डिलीवरी अप्लाई करना भी बायर की ड्यूटी थी, उसके एक्सपेंसेस भी कौन बियर करेगा? बायर बियर करेगा। तो ये नेक्स्ट टॉपिक भी इसके साथ ही हो गया, एक्सपेंसेस फॉर डिलीवरी। 8 पॉइंट, उसके साथ एक और 8 पॉइंट कुछ और चीज कह रहा है, बट वर्ड्स इसके साथ ही लिंक्ड है, एक बार आप रीड करो, मैं बताती हूँ अभी। इसमें हाईलाइट करेंगे ये वर्ड डिलीवरेबल स्टेट। गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट तक लेके आना तो किसकी ड्यूटी है? सेलर। अगर मैं रेफ्रिजरेटर परचेज कर रही हूँ, उसे थर्मोकोल्स में पैक करना है, बॉक्स में पैक करना है ताकि वो घर आने तक खराब ना हो, उसके बीच में जो ग्लास की आइटम्स हैं उनको अलग से पैक करना है कि वो रास्ते में टूटे ना, ये किसकी ड्यूटी है? सेलर। डिलीवरेबल स्टेट में आने के बाद घर तक डिलीवरी तक का एक्सपेंस कौन बेयर करता है? ठीक है। बायर डिलीवरी हम सारे रूल्स को लिखेंगे भी, फिर वो एक बार और रिवाइज हो जाएंगे। अभी तक देखो टॉपिक इतना बड़ा उन्होंने बनाया, पर नई चीज कोई भी नहीं आई। पहला वर्ड तो हमारे पास ये आया कि परफॉर्मेंस वर्ड का मतलब ही क्या है। परफॉर्मेंस वर्ड का मतलब है दोनों लोग अपनी ड्यूटी पूरी कर। सेलर की ड्यूटी क्या है? गुड्स को डिलीवर करना। बायर की ड्यूटी क्या है? गुड्स को एक्सेप्ट करके उसका प्राइस पे करना। फिर वो एक्सप्लेन करने लग गए डिलीवरी का मतलब क्या है, टू टू हमने पहले से ही पढ़ लिया। फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि सेलर और बायर की ड्यूटी क्या है, बिल्कुल सेम चीज दोबारा रिपीट हो। फिर कहते हैं आम तौर पे क्या होता है, डिलीवरी और पेमेंट दोनों चीजें साइमल्टेनियसली ही हो जाती हैं। कई बार हमें ये स्पेशल रूल्स की जरूरत पड़े। स्पेशल रूल्स में पहला रूल क्या आया? पार्ट डिलीवरी। तो पार्ट डिलीवरी बायर के पास ऑप्शन है, पहले तो वो रिजेक्ट कर सकता है कि मैं टुकड़ों में गुड्स को नहीं लूंगा, मुझे सारा सामान इकट्ठा ही भेजो। अगर उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो हम देखेंगे कि क्या जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सेवरेबल नेचर का है या नॉन सेवरेबल। अगर वो नॉन सेवरेबल नेचर का है तो पार्ट डिलीवरी को क्या माना जाएगा? फुल डिलीवरी माना जाएगा। नेक्स्ट, डिलीवरी के लिए अप्लाई करना किसकी ड्यूटी है? बायर की ड्यूटी है। प्लेस ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी कहाँ पे की जाएगी? कहते हैं मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट है, लेट्स से मैंने ये सेम रेफ्रिजरेटर वाला एग्जांपल ली। सेलर की ड्यूटी क्या बनती है? अपनी शॉप पे डिलीवर करना। मान लो वो बोले कि लेट्स से मैंने एक फ्रिज का मॉडल देखा, उन्होंने वो मुझे वो फ्रिज सेल कर दिया, मैंने कहा ठीक है आप मेरे घर पे भिजवा दो, जो भी इसका एक्सपेंस होगा वो मैं कोरियर वाले को पे कर दूंगी, कैरियर को पे कर दूंगी। उन्होंने बोला मैम फ्रिज तो हमारे गोडाउन में पड़ा है अभी मोहाली में, पहले हम मोहाली से मंगवाएंगे फिर आपके घर भेजेंगे। तो मोहाली से चंडीगढ़ तक आने का एक्सपेंस कौन बेयर करेगा? उनकी शॉप से मेरे घर तक आने का एक्सपेंस किसका है? कहते डिलीवरी कहाँ करनी होती है? कहते मान लो बायर ने गुड्स का पोजेशन लेना है या फिर सेलर ने उनको बायर को भेजना है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट से पता चलेगा कि कौन एक्सपेंसेस बियर करेगा। बट अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ होगा तो गुड्स को वहां डिलीवर करना होता है जहां पर गुड्स थी एट द टाइम ऑफ सेल। एंड अगर गुड्स को अग्री किया गया है कि डिलीवर की जाएंगी एक स्पेसिफिक प्लेस पे फ्यूचर में, तो जहां पर भी अग्रीमेंट तो सेल हुआ था। अगर ऐसी गुड्स है जो कि अभी बनी ही नहीं, फ्यूचर गुड्स है, तो जहां पर भी वो क्या होंगी? मैन्युफैक्चर। तो कहते एग्जिस्टिंग गुड्स के केस में तो डिलीवरी कहां पर करनी होती है? जहां पर गुड्स एग्जिस्ट कर रही हैं।
फ्यूचर गुड्स के केस में जहां पर गुड्स बनेंगी वहीं पर ही वो डिलीवर होंगी। अग्रीमेंट टू सेल के केस में जहां पर आपने अग्रीमेंट टू सेल किया था उस प्लेस पे, एक बार आप लोग खुद भी इसे रीड करो। क्लियर है? मैंने 3 वर्ड्स हाईलाइट किए हैं, सिर्फ वो हाईलाइटेड वर्ड्स रीड करना सब लोग। क्या मतलब है कि अगर कुछ अग्री नहीं किया हुआ तो ये रूल लगाने अनलेस अदरवाइज अग्री। अब ये सब में रिपीट होगा ऑब्वियसली। सेल ऑफ गुड्स एक्ट हमें पूरी फ्लेक्सिबिलिटी देता है, तुम जो मर्जी करो। सब लोग ध्यान से सुनेंगे ये बात। लॉ 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं प्रिंसिपल बेस्ड लेजिस्लेशन, एक होते हैं रूल बेस्ड लेजिस्लेशन। जो रूल बेस्ड लेजिस्लेशन होते हैं उसमें तुम्हें अपना फ्लेक्सिबिलिटी, अपना दिमाग लगाने की पावर नहीं होती, जो लिख दिया वही होगा। जैसे कि कंपनीज एक्ट, उन्होंने लिख दिया कि अगर 50% से ज्यादा शेयर है होल्डिंग कंपनी बन जाएगी। मैं ये नहीं बोलूंगी सिर्फ 50.01 ही तो है, राउंडिंग ऑफ कर लो। ठीक है, जो लिखा है वही करना है, रूल बन गया। पर जो होते हैं प्रिंसिपल बेस्ड, उसमें हमें एक प्रिंसिपल बताया जाता है, उस प्रिंसिपल के अंडर हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, हम जो मर्जी करें। तो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, ये कहते हैं तुम जो मर्जी कर लो। अगर तुमने कुछ डिसाइड नहीं किया और पार्टीज में डिस्प्यूट हो गया तो हेल्प लेने के लिए एक्ट को रेफर कर लेना। तुम जो मर्जी पीएसआर डिसाइड कर लो, तुम सैलरी के जो मर्जी रूल्स बना लो, कॉन्ट्रैक्ट में ओरल रिटर्न जैसे मर्जी बना लो। अगर तुम लोगों में फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट हो गया, तुम्हें हेल्प चाहिए कि इस डिस्प्यूट को सॉल्व करवाओ, तो प्रिंसिपल्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पढ़ लेना, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के पढ़। तो अब हम जितने भी रूल्स पढ़ने जा रहे हैं, ये सारे रूल्स कब अप्लाई करने हैं? इफ देर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सेलर एंड बायर। अगर मैंने बोला था कि गुड्स को आपने मेरे घर पे डिलीवर करना है, उसका सारा एक्सपेंस आपका है, फिर तो वही रूल लगेगा। ठीक है, तो इसके साथ में लिखवा रही हूँ, अनलेस अदरवाइज अग्रीड। ये सारे रूल्स हमने कब फॉलो करने हैं? अगर कोई केस स्टडी आए, अनलेस अदरवाइज अग्रीड, अगर सेलर और बायर ने कुछ और अग्री नहीं किया तो ये रूल फॉलो कर। राइट, पहला टॉपिक, अफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी। बायर चाहे तो मना कर सकता था, अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया और वो गुड्स नॉन सेवरेबल है तो पार्ट डिलीवरी इज इक्वल टू होल डिलीवरी। डिलीवरी के लिए अप्लाई करना किसकी ड्यूटी बनती है? बायर। किस जगह पे डिलीवर की जाएंगी डिपेंड करता है। अगर एग्जिस्टिंग गुड्स हैं जहां पर कॉन्ट्रैक्ट किया, अगर फ्यूचर गुड्स हैं जहां पर मैन्युफैक्चर होंगी, अगर जो है वो अग्रीमेंट टू सेल हुआ है तो उस केस में जहां पर गुड अग्रीमेंट टू सेल एंटर किया है वहीं पर ही डिलीवर की जाए। टाइम ऑफ डिलीवरी, गुड्स कब डिलीवर की जाएंगी? अगर कोई भी टाइम अग्री नहीं हुआ हुआ तो कब डिलीवर की जाएंगी? तब रात को 12 बजे तो नहीं आ सकते। बट अगर मैंने न्यू ईयर केक ऑर्डर किया है, मैंने बोला मुझे रात को 12 बजे चाहिए, तो अगर स्पेसिफिकली तुमने अग्री किया है फिर तो वही होगा, अदरवाइज टाइम क्या होगा? रीजनेबल टाइम। कहते हैं मान लो गुड्स किसी थर्ड पार्टी के पोजेशन में है, बिना पढ़े बता सकते हो क्या आएगा? गुड्स किसी थर्ड पार्टी के पोजेशन में है, हमने कहां पर पढ़ा है ये? किस टाइप की डिलीवरी होती है? थर्ड पार्टी एक्सप्रोप्रिएशन।
कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मेन वर्ड क्या होता है? एक्नॉलेजमेंट। वही सेम चीज दोबारा रिपीट हो, पढ़ो। डन है। कहते हैं नथिंग इन दिस सेक्शन विल अफेक्ट ऑपरेशन ऑफ द इशू और ट्रांसफर ऑफ एनी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। कहते हैं इस सेक्शन का कोई लिंक नहीं है कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल को कब ट्रांसफर करना। इस सेक्शन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा किस चीज पे, कि आपने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल को कब ट्रांसफर करना है। तो इन्होंने इसके साथ ही एक्सप्लेन कर दिया सिंबॉलिक डिलीवरी, दोनों चीजों का रेफरेंस। तो एक बार थोड़ा सा आगे पॉइंट्स लिखेंगे। सबसे पहला रूल लिखा हमने कि दोनों चीजें कंकरेंट कंडीशन होगी। फिर लिखा हमने पार्ट डिलीवरी के केस में क्या होगा। थर्ड रूल, टाइम ऑफ डिलीवरी। डिपेंड करता है स्पेसिफिक गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी एग्जिस्टिंग गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, फ्यूचर गुड्स के लिए हुआ है, या कोई अग्रीमेंट टू सेल। प्लेस ऑफ डिलीवरी लिख पा रही हूँ, वेरी सॉरी। प्लेस ऑफ डिलीवरी, प्लीज सब लोग अपडेट करो। हेडिंग इज प्लेस ऑफ डिलीवरी। एग्जिस्टिंग गुड्स के केस में डिलीवरी की प्लेस क्या होगी? वेयर गुड्स आर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। फ्यूचर गुड्स के केस में क्या होगा? वेयर गुड्स शैल बी मैन्युफैक्चर्ड। एंड थर्ड केस में क्या होगा? वेयर गुड्स आर एट द टाइम ऑफ अग्रीमेंट टू सेल। बिल्कुल बेसिक और कॉमन सेंस वाली चीजें हैं, बस पहली बार पढ़ने में ऐसा लगता है कि क्या मैस क्रिएट कर रखे। फोर्थ रूल, हु हैज टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। कौन अप्लाई करता है डिलीवरी के लिए? एट व्हाट टाइम? इसको वो बोलते हैं टेंडर ऑफ डिलीवरी, कि वो डिलीवरी कब रिक्वेस्ट कब कर सकता है। टेंडर वर्ड यूज किया गया है, कब कर सकता है? रीजनेबल टाइम। टाइम ऑफ डिलीवरी, किस टाइम पे डिलीवर की जाएंगी। बहुत रेयर चांस है कि तुम्हें थ्योरी क्वेश्चन आए कि रूल्स बताओ, ये परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के रूल्स क्या है। फिर तो आपने ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं। ज्यादा चांस है कि इनमें से किसी भी एक रूल पे केस स्टडी है। मैं यहाँ तक फिर से रिवाइज करवाती हूँ, फिर आगे चलती हूँ। आज वाली क्लास में सबसे पहला टॉपिक था रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। कई बार सेलर बायर को बोलता है कि मैं तुम्हें गुड्स की डिलीवरी तो दे रहा हूं पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं, और उसके ऊपर कोई कंडीशन लगा देता है। इस केस में जब तक वो कंडीशन पूरी नहीं होगी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं। दो केसेस में हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि सेलर ने कंडीशन लगाई हुई है।
अगर उसने गुड्स रेलवे वालों को दे दी पर उसने बोला कि आपने डिलीवर नहीं करनी है जब तक के ऑर्डर ऑफ सेलर ना आए, या फिर उसने गुड्स दे दी और उसके साथ ही एक बिल ऑफ एक्सचेंज भी ड्रॉ करके दे दिया, जब तक वो पर्सन उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं। सेक्शन 26, प्रॉपर्टी के साथ साथ ही क्या ट्रांसफर हो जाता है, रिस्क एंड रिवॉर्ड। पर दो इस चीज की एक्सेप्शन है, दो केसेस में रिस्क प्रॉपर्टी के साथ साथ नहीं चलता। पहला केस क्या है, अगर किसी एक पार्टी की गलती की वजह से डिलीवरी नहीं हो रही, तो जिस पर्सन की गलती की वजह से डिलीवरी नहीं हो रही लॉस भी वही बियर करेगा। सेकेंड केस है, प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर हो चुकी है पर पोजेशन किसी और के पास है, तो जिसके पास पोजेशन है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में तो उसकी ड्यूटी खत्म, पर वो अभी भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बेली वाली ड्यूटीज को पूरा करे। थर्ड क्वेश्चन, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है, इसके रूल्स क्या क्या है। तो पहले एक्सप्लेन करना है कि परफॉर्मेंस होता क्या है। परफॉर्मेंस में आप बताओगे सेलर की क्या ड्यूटी होती है, बायर की क्या ड्यूटी होती है। सेलर की ड्यूटी होती है गुड्स को डिलीवर करना, बायर की ड्यूटी होती है प्राइस पे करना और गुड्स को एक्सेप्ट करना। रूल्स क्या है, पहला रूल 99% केसेस में तो यही अप्लाई होगा और यही भी क्वेश्चन खत्म हो जाएगा कि दोनों चीजें क्या है, कंकरेंट कंडीशंस, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली होना चाहिए। उसके बाद सेकंड, पार्ट डिलीवरी के केस में क्या होगा, पार्ट डिलीवरी को बायर चाहे तो रिजेक्ट कर सकता है, पर अगर वो एक्सेप्ट करता है और कॉन्ट्रैक्ट नॉन सेवरेबल है तो पार्ट डिलीवरी इज इक्वल टू होल डिलीवरी। किस जगह पे डिलीवर की जाएंगी डिपेंड करता है किस टाइप की गुड्स है। अगर एग्जिस्टिंग गुड्स है जहां पे एग्जिस्ट करती थी, फ्यूचर गुड्स है जहां पर बनेगी, अग्रीमेंट टू सेल है जहां पर अग्रीमेंट टू सेल हुआ है। डिलीवरी के लिए अप्लाई करना किसकी ड्यूटी है, बायर की। डिलीवरी के लिए अप्लाई कब कर सकते हो, व्हेन कैन यू डिमांड, व्हेन कैन देयर बी टेंडर ऑफ डिलीवरी, रीजनेबल टाइम पे। गुड्स को डिलीवर कब किया जा सकता है, रीजनेबल टाइम पे। एक्सपेंसेस of bringing goods to deliverable state, गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट, हेडिंग गलत बनी हुई है, उन्होंने लॉ में गलत लिखा है, उन्होंने यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, एक्सपेंसेस फॉर डिलीवरी। पर जब वो इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं तब वो क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लेके आने तक का खर्चा। तो केस स्टडी में वो एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे पूछेंगे, रियल रूल वही है। गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लेके आने तक का खर्चा कौन करता है, सेलर। एक्सपेंस ऑफ डिलीवरी कौन करता है, बायर। हम पे करते हैं ना ब्लिंकिट पे, डिलीवरी चार्जेस एक्स्ट्रा। रॉन्ग क्वांटिटी, मान लो सेलर ने मुझे गलत क्वांटिटी डिलीवर कर दी, ठीक है। अब गलत क्वांटिटी में तीन चीजें हो सकती हैं, एक हो सकता है मोर देन कॉन्ट्रैक्ट, एक हो सकता है लेस देन कॉन्ट्रैक्ट, एक हो सकता है गुड्स ऑफ डिफरेंट डिस्क्रिप्शन। लेट से हम क्लास में एक पार्टी करना चाहते हैं, मैंने कहा सबके लिए पिज्जा ऑर्डर करते हैं, तो सबकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमने 10 पिज्जा ऑर्डर कर दिए। क्या, कौन सा पिज्जा ऑर्डर करें हर्ष, क्या कह रहे हैं। मान लो हमने, मैं भी जानबूझ के तुम्हारे काम की एग्जांपल बना रही हूँ कि तुम सुन लो। मान लो हमने कुछ थिन क्रस्ट पिज्जाज ऑर्डर किए, कुछ चीज बर्स्ट पिज्जाज ऑर्डर किए और कुछ और पिज्जाज ऑर्डर कर दिए। मैंने ऑर्डर किए थे 10 पिज्जाज बट उन्होंने 12 पिज्जाज डिलीवर कर दी, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ। आई कैन आइदर एक्सेप्ट होल, रिजेक्ट होल और एक्सेप्ट एज पर कॉन्ट्रैक्ट। मेरे पास तीनों ऑप्शन, चाहे तो मैं 10 के बदले में 10 एक्सेप्ट करूं, चाहे 10 के बदले 12 एक्सेप्ट करूं, चाहे 12 ही रिजेक्ट करता, क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में को पूरा नहीं। ठीक है, अगर मैं एक्सेप्ट करती हूं तो मुझे पे कितना करना पड़ेगा,
कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मतलब कि ऐसा नहीं कि वो 2 के लिए मुझे पे नहीं करना पड़ेगा, मुझे 12 का ही पे करना पड़ेगा। उन्होंने वर्ड यूज किया कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, मतलब पर यूनिट वही अमाउंट अप्लाई हो जाएगा। मुझे जितनी गुड्स मैंने एक्सेप्ट किया मुझे उतनी की पेमेंट करनी है, सामने वाले की गलती का फायदा नहीं उठाना है, ठीक है। अगर उन्होंने कम क्वांटिटी डिलीवर की है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, या तो मैं सारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करूं या फिर मैं सारा ही रिजेक्ट, एक्सेप्ट होल और रिजेक्ट हो, दोनों ऑप्शंस है हमारे पास। क्या हाँ, अगर कम आएंगी तो सेम रूल यहाँ पर भी रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ऑब्वियसली पे भी फिर कम का ही करूंगी, तुम दे दोगे ज्यादा। नेक्स्ट, अगर डिफरेंट डिस्क्रिप्शन क्या हो, उन्होंने 8 पिज्जा भेज दी और 2 गार्लिक ब्रेड्स भेज दी, क्वांटिटी में डिफरेंस नहीं है, या कोई और फ्लेवर भेज दिया, हमें हमने कुछ और ऑर्डर किया, डिफरेंट डिस्क्रिप्शन क्या है, इस केस में हम क्या कर सकते हैं, पूरा एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, पूरा रिजेक्ट भी कर सकते हैं, पार्टली एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। आसान टॉपिक है। मैम स्पेस में जैसे हम पूरा कॉन्ट्रैक्ट अगर हम लोग सेंड कर रहे हैं वो हमसे जितना हमने लेके चार्जेस हमसे मांग सकते हैं क्योंकि उनकी गलती है ना। देखो थी, अरे ध्यान से देखो, टॉपिक खत्म किसने किया, मैंने कब कहा, इधर देखो, टाइम के साथ कौन चल, सिलेबस के साथ चल रहा है, आज टाइम के साथ चलेगी ना। देखो, अगर सेलर ने बायर को डिलीवर की है क्वांटिटी लेस देन ही कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल, मैंने 10 ऑर्डर किए थे, उसने मुझे 8 ही दिए, बायर रिजेक्ट कर सकता है। बट अगर बायर एक्सेप्ट करता है तो ये नहीं कि पे 10 का करना है, पे किसके अकॉर्डिंग करना है, कॉन्ट्रैक्ट। अगर सेलर ने बायर को डिलीवर की है क्वांटिटी लार्जर देन ही कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल, 10 से ज्यादा 12 कर दी, बायर एक्सेप्ट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिजेक्ट द रेस्ट और रिजेक्ट द होल। अगर बायर एक्सेप्ट करता है तो ही विल हैव टू पे एट द, अगर वो उसे गुड्स सेल करता है अलग अलग डिस्क्रिप्शन की जो कि कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा ही नहीं थी, उसने साथ में गार्लिक ब्रेड्स भी भेज दिए, बायर कैन एक्सेप्ट द गुड्स जो कि उसके टर्म्स के अकॉर्डिंग है एंड रिजेक्ट, और ही कैन रिजेक्ट द होल। इंस्टॉलमेंट डिलीवरी, बायर टुकड़ों में डिलीवरी कर रहा है, ठीक है, पहले एक पिज्जा आ गया फिर एक पिज्जा आ गया, तो क्या होगा इस केस में, मन ही नहीं करेगा, हम कहेंगे ले जा वापस, तो बायर के पास राइट है टू रिजेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट। कोई मेरी ड्यूटी नहीं है कि तुम टुकड़ों में भेजो और मैं उसे एक्सेप्ट करूं, सो बायर की ड्यूटी है कि लमसम एज पर कॉन्ट्रैक्ट सारी गुड्स इकट्ठी, भाई इधर इधर इधर, एग्जाम्पल वाज गिवन टू इंक्रीज योर इंटरेस्ट नॉट टू इंक्रीज योर हंगर। इधर देखो, इधर, हाँ तो तुम पार्टी देना ना, इसके बाद लेके आना पिज्जा, इधर देखो, इंस्टॉलमेंट डिलीवरी, अनलेस अदरवाइज अग्री बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट्स, बायर की कोई जिम्मेवारी नहीं बनती कि वो इंस्टॉलमेंट्स में डिलीवरी एक्सेप्ट करे, ठीक है। सेलर की ड्यूटी बनती है सारा कॉन्ट्रैक्ट इकट्ठे ऑनर करना कि ये लो अपना सारा सामान। The rights and liabilities in case of delivery by installment and payment thereon may be determined by terms by parties of contract, तो सब में ही लिखा हुआ है, तुम आपस में जो मर्जी डिसाइड कर सकते हो। डिलीवरी टू कैरियर, क्या होता है डिलीवरी टू कैरियर इज इक्वल टू डिलीवरी टू बायर, कहते हैं हम इसे क्या मान के चलेंगे, डिलीवरी टू बायर। डेटेरियोरेशन ड्यूरिंग ट्रांजिट, मान लो गुड्स रास्ते में खराब हो गए, ठीक है, तो जो गुड्स रास्ते में खराब होते हैं, जो रास्ते का लॉस है, लॉस दो तरह का होता है, एक होता है नॉर्मल लॉस, एक होता है एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस जिसे रोका जा सकता था, एबनॉर्मल लॉस जो कि आपके कंट्रोल में ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर पिज्जा आ रहे हैं, ऑब्वियसली रास्ते में सॉगी हो जाएंगे, विंटर्स है तो हॉट तो डिलीवर नहीं होंगे, ये नॉर्मल लॉस है, इसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ये पहले से ही बायर को पता ही है कि ये होगा ही होगा, ये वाला लॉस कौन बियर करेगा, बायर। पर अगर मान लो रास्ते में पिज्जा गिर गया और उसका टेस्ट ही खराब हो गया, इस केस में लॉस कौन बियर करेगा, तो कहते हैं अगर डेटेरियोरेशन है
कहते हैं अगर गुड्स डिलीवर की जा रही है डिस्टेंट प्लेस पे, जो भी लॉस होगा ड्यूरेशन का विच इज इंसिडेंटल टू द कोर्स ऑफ ट्रांजिट। इंसिडेंटल टू कोर्स ऑफ ट्रांजिट का मतलब क्या है, जो कि पता ही है रास्ते में होना ही होना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दुबई सऊदी अरेबिया से हम पेट्रोल ऑर्डर कर रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि पेट्रोल अगर 1000 लीटर्स ऑर्डर किया 1000 लीटर्स पहुंचेगा, रास्ते में थोड़ा बहुत लीकेज होगा। फॉर एग्जाम्पल हम एलपीजी गैस मंगवा रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि एलपीजी गैस अगर 1 kg ऑर्डर किया 1 kg ही आएगी, सिलेंडर में फिल करते हुए थोड़ी सी लीक होगी। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल लॉस। सबको पता ही है ये होगा ही होगा, इसको कंट्रोल ही नहीं किया जा सकता। ये वाला लॉस कौन बियर करता है, बायर का राइट है टू एग्जामिन द गुड्स। जैसे ही बायर को गुड्स मिलेंगी उसके पास राइट है कि वो डिलीवर्ड गुड्स को एग्जामिन कर सकता है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी है ऑफ एग्जामिनिंग देम कि गुड्स कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करते हैं या नहीं। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। नाइन्थ रूल, इंस्टॉलमेंट डिलीवरी। buyer is not bound to accept declaration during transit। जो मन लगा के नहीं पढ़ेगा ना वो पक्का फेल, और जो मेरी गॉसिप करेगा वो भी पक्का फेल होगा। देख लो तो। जस्ट 1 मिनट। जितना जितनी बार तुम हंसोगे ना, हर बार हंसने का एक एक नंबर कटेगा तुम्हारा। डेटरेशन ड्यूरिंग ट्रांजिट, नॉर्मल लॉस, incidental to course of transit, can't be controlled। For example, leakage of gas। नॉर्मल लॉस किसका होता है, एंड एबनॉर्मल लॉस होता है मैम उल्टा नहीं नहीं, उल्टा नहीं है। नॉर्मल लॉस बायर का होता है, कंट्रोल हो सकता है। नॉर्मल कंट्रोल नहीं हो सकता। नॉर्मल कंट्रोल नहीं हो सकता, वो होगा ही होगा। नॉर्मल लॉस कांट बी कंट्रोल। ठीक है, लास्ट में बायर हैज राइट टू एग्जामिन द गुड्स। कल मिलते हैं, अच्छे से पढ़ के आ। आज ना तबीयत क्या हुआ तुम्हें।